संस्कृत पाठमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महाकवि कालिदास के काल निर्धारण के बारे में जानेंगे। महाकवि कालिदास किस समय जो है इस पृथ्वी पर हुए, कब उन्होंने जो है अपनी रचनाओं को रचा, इस बात को लेकर के विद्वानों में, इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ लोग उन्हें जो है 7वीं शताब्दी के पश्चात का जो है कवि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ परंपराएं जो है, कुछ मान्यताएं जो है, कुछ इतिहासकार जो है वो महाकवि कालिदास को ईस्वी पूर्व जो है प्रथम शताब्दी का, ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी का कवि जो है मानती हैं। इस दृष्टि से यदि हम समालोचना करें, विश्लेषण करें, तो क्रमशः हमारे सामने कुछ तथ्य आते हैं। सबसे पहले जो है महाकवि कालिदास का जो उल्लेख है वो हमको एलहोल के शिलालेख में प्राप्त होता है, और जिसका समय जो है 634 ईस्वी बताया जाता है। और इस शिलालेख के अनुसार जो है यदि हम महाकवि कालिदास की अंतिम काल सीमा का निर्धारण करना चाहें, तो वह अंतिम काल सीमा जो है 634 ईस्वी के पश्चात कथमपि नहीं हो सकती। तो इस एलहोल शिलालेख में महाकवि कालिदास के नाम के आने से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो है वो 634 ईस्वी पश्चात के कथमपि नहीं है। तो यह उनकी अंतिम काल सीमा निर्धारित हो जाती है। और महाकवि कालिदास की जो प्राथमिक समय सीमा है उसको यदि हम देखें, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है 77 या 57 जो है ईस्वी पूर्व जो है उसको कुछ लोग जो है, कुछ इतिहासकार निश्चित करने का प्रयास करते हैं। और उसका जो आधार है वो आधार ये है कि विक्रम संवत को चलाने वाले, उसको प्रवृत्त करने वाले विक्रमादित्य जो है वो भारत में जो है उज्जैनी के शासक रहे, और महाकवि कालिदास जो है वो उन विक्रमादित्य के समकालीन हैं, उनके समकालिक हैं। और डॉक्टर फर्ग्यूसन का जो है कहना है कि उज्जैनी में जो है राजा विक्रमादित्य ने जो है कहरूर जो है कि इतिहास प्रसिद्ध जो संग्राम हुआ था, उस संग्राम में शकों को हराया था, और शकों को हरा करके उन्होंने जो है सकारी की जो है उपाधि प्राप्त की थी। और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, जो कि 57 ईस्वी वर्ष पूर्व है। और इस संवत को बनाने वाले या इस संवत को चलाने के लिए उन्होंने जो है 600 वर्ष पूर्व से चला करके उसका प्रारंभ जो है 57 जो है ईसा पूर्व से माना, ऐसा फर्ग्यूसन कहते हैं। उनका ये कथन है कि जो है विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत का प्रवर्तन किया वो उन्होंने अपने काल से 600 वर्ष पूर्व जाकर के किया, ऐसा फर्ग्यूसन का मानना है। और इसकी पुष्टि में जो है फर्ग्यूसन जो है महाकवि कालिदास की रचनाओं में आने वाले जो अनेक शब्द हैं या अनेक जो जातियाँ हैं, जैसे यवन है, शक है, पल्लव है, हूण है, तो उनको जो है प्रमाण स्वरूप जो है वो उद्धृत करते हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने जो है 500 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। अतः जो है यदि महाकवि कालिदास ने इसका उल्लेख किया है तो ये निश्चित रूप से जो है महाकवि कालिदास को इसके पश्चात का होना चाहिए। ये मत जो है डॉक्टर फर्ग्यूसन का है, लेकिन इसको मानने में भी जो है आसानी नहीं है, कई प्रकार की जो है विसंगतियां हैं। तो पहली बात तो ये है कि
कोई जो है विक्रमादित्य जो है 600 वर्ष पूर्व जाकर के किसी संवत का जो है प्रवर्तन क्यों करेगा। और इसके अलावा भी जो है अन्य स्थानों पर जो है हमको जो है मालव संवत जो है 529 और विक्रम संवत 430 के उल्लेख भी मिलते हैं। और यदि जो है कथित रूप से जो है संवत 600 वर्ष पूर्व माना गया होता तो इस प्रकार के उल्लेखों का मिलना संभव नहीं होता। और इसके अलावा जो है रघुवंश में हूणों के वर्णन जो है वो विदेशी विजेताओं के रूप में नहीं किया गया, बल्कि जो है रघु ने जो है हूणों को भारत की सीमा के बाहर पराजित किया था। अर्थात हूण जो है तब तक जो है वो भारत में आए और भारत में उनको पराजित किया गया, और ऐसा नहीं है, बल्कि जो है रघु ने उनको उनके स्थान पर ही पराजित किया है, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। चीन तथा मध्य एशिया के इतिहास को यदि हम देखें तो उससे भी है ये बात प्रकट होती है, स्पष्ट होती है कि जो हूण है वो हूण ईस्वी पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी तक जो है पामीर का जो पठार है या पामीर का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वहां तक आ चुके थे। और डॉक्टर फर्ग्यूसन के मत को यदि हम स्वीकार करें तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये है जो हमने अभी कही। और एक बात और जो है हमारे सामने आती है इतिहास की दृष्टि से, मंदसौर का जो वत्स भट्टी रचित जो शिलालेख है जो कि 473-474 ईस्वी का है, और यह जो है पूर्णतया विकसित जो है काव्य शैली में लिखा गया है। और इस मंदसौर अभिलेख की जो शैली है वो गौड़ी शैली है, और उसके अंदर जो है अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि जो है अलंकार हैं उनका भी प्रायः प्रयोग हमको प्राप्त होता है। और इस प्रशस्ति में कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत के कितने ही पद्यों की छवि जो है, उसकी छाया जो है, उसकी झलक जो है हमको प्राप्त होती है। तो इससे भी हम यह मान सकते हैं कि जो वत्स भट्टी का जो मंदसौर शिलालेख है उस पर महाकवि कालिदास का प्रभाव हमको स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार से हम जो है फर्ग्यूसन के इस मत को स्वीकार करें यह हमारे लिए संभव नहीं है। जो दूसरा मत है वो कीट आदि जो यूरोपियन जो है संस्कृत विद्वान हैं या इतिहासकार हैं उनका मत है, और उनके अनुसार जो है गुप्त नरेश जो चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उसके शासनकाल में महाकवि कालिदास की स्थिति को मानने का विचार जो है वो कीट आदि पश्चिमी विद्वान देते हैं। और स्मिथ जो है उनका कहना है कि कालिदास प्रथम जो है दो गुप्त राजाओं अथवा तृतीय जो गुप्त राजा है उसके काल में कहीं न कहीं रहे होंगे। अब इन तीन गुप्त राजाओं के नाम जो उन्होंने दिए, स्मिथ ने दिए, वो कुछ इस प्रकार से क्रम निर्धारण में है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल हम 357 से 413 ईस्वी तक मानते हैं। दूसरे जो शासक हैं वो कुमारगुप्त हैं, और कुमारगुप्त का शासनकाल जो है 413 से लेकर के 455 ईस्वी तक है। और तीसरे जो शासक हैं गुप्त शासक वो हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का जो है शासनकाल वो 455 से लेकर के 480 ईस्वी तक है। स्मिथ का मानना है कि कालिदास का साहित्य सृजन जो है का जो समय है या जो काल है वो कम से कम जो है 30 वर्ष का रहा होगा। और कीथ का कहना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पूर्व के मालव संवत को विक्रम संवत के नाम से प्रचारित किया। इस मत के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क जो है ये है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के उत्पन्न होने पर उनके राजकवि कालिदास ने राजपुत्र की प्रशस्ति में अपने महाकाव्य का
नामकरण कुमार संभवम किया और कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की। दूसरा तर्क जो है वो हमको प्राप्त होता है इन विद्वानों की तरफ से, वह यह है कि रघुवंशम महाकाव्य में इंदुमती के स्वयंवर वर्णन में ज्योतिषमती चंद्रमसैव रात्रि और इंदुम नवोत्थान विवेंदुमती आदि उल्लेखों में चंद्रमा तथा इंदु शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो चंद्रगुप्त के ही द्योतक हैं। ये दूसरा तर्क उनकी तरफ से दिया जाता है। और कुछ विद्वान जो है मेघदूतम के एक श्लोक में जो है दिंगनागा नाम और निचुला शब्दों के प्रयोग में दिंगनाग एवं निचुल की छाया को देखते हैं, जिनमें पहला कालिदास का शत्रु तथा दूसरा उनका मित्र था, ऐसी श्रुति है। इन दोनों को जो है 5वीं शताब्दी के आसपास इतिहासकार मानते हैं और इन विद्वानों का मत है कि महाकवि कालिदास भी जो है इसी समय के आसपास हुए होंगे। दूसरा या जो है एक और अन्य तर्क जो है इस गुप्तकालीन मत के समर्थन में दिया जाता है वो ये है कि कालिदास के काव्य रचनाओं में जो है ज्योतिष के कुछ संकेत हमको प्राप्त होते हैं, जिनका संबंध जो है विद्वानों ने जो है आर्यभट्ट, जिनका समय 473 ईस्वी माना जाता है, उनके ग्रंथों से सिद्ध करने का प्रयास उन्होंने किया है। कालिदास तथा अश्वघोष की रचनाओं में अत्यधिक समानता देख करके कुछ विद्वान लोग जो है कालिदास को अश्वघोष का अनुकरण करने वाला मानते हैं। और अश्वघोष का काल जो है चूंकि प्रथम शताब्दी ईस्वी निश्चित किया जाता है, इन सब आधारों के आधार पर अनेक विद्वान जो है महाकवि कालिदास का जो है काल निर्धारण चतुर्थ शताब्दी का अंतिम भाग अथवा पंचम शताब्दी का प्रारंभिक भाग ऐसा निर्धारित करते हैं। लेकिन ये मत भी जो है ऐसा लगता है कि उचित प्रतीत नहीं होता है। चंद्रगुप्त जैसे प्रतापी नरहंस ने जो है अपना संवत स्वयं का न चला करके किसी मालव संवत को ही जो है विक्रम संवत के नाम से मान्यता दी हो, इस प्रकार की कल्पना करना थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है अपने पितामह चंद्रगुप्त प्रथम के ही जो है गुप्त संवत है उसको भी मान्यता उन्होंने दी है। अब तो इससे ये कह सकते हैं हम कि ये बात भी जो है संभव नहीं जान पड़ती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपने पितामह का संवत जो है उसको अस्वीकार करके कोई नया संवत जो है वो चलाया हो। इसके अतिरिक्त जो है विक्रम संवत का उल्लेख भी जो है 9वीं शताब्दी से पूर्व कहीं नहीं प्राप्त होता है। और चंद्रगुप्त के प्रपौत्र स्कंदगुप्त द्वारा भी गिरनार के शिलालेख में विक्रम संवत का जो है उल्लेख न कर गुप्त संवत का ही उल्लेख किया गया है। इसलिए महाकवि कालिदास का समय जो है गुप्त काल में माना जाए ये थोड़ा सा जो है वो तर्क से परे प्रतीत होता है। निश्चित रूप से महाकवि कालिदास ने कुमार शब्द का प्रयोग जो है अपने महाकाव्य में कुमार संभव में किया है। रघु का चाहे दिग्विजय वर्णन हो तो वो दिग्विजय वर्णन जो है पौराणिक है और ऐतिहासिक है। कालिदास की जिन उक्तियों में चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त के संकेत ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है उनके विषय में भी हम ये कह सकते हैं कि उसमें मतैक्य नहीं है, उसमें भी जो है विविध जो है मत हैं, उनमें भी जो है परिचर्चाएं हैं, आपस में जो है विरोध हैं। और जिन गुप्त सम्राटों ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी उनमें किसी का नाम जो है विक्रमादित्य नहीं था। तो इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त सम्राटों से पूर्व ही कोई न कोई अत्यधिक प्रतापी, अत्यधिक जो है तेजस्वी जो है विक्रमादित्य नाम के राजा अवश्य रहे होंगे, जिनके अनुसरण में जो है गुप्त नरेशों ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की होगी। और
कालिदास और अश्वघोष के ग्रंथों का जो तुलनात्मक अध्ययन करने वाले विद्वान हैं उनके द्वारा जो है कालिदास का अनुकरण अश्वघोष के द्वारा किया गया हो या अश्वघोष का अनुकरण कालिदास के द्वारा किया गया हो, इस प्रकार की स्पष्ट प्रतिपत्ति, इस प्रकार का स्पष्ट जो है परिज्ञान जो है वो संभव नहीं है। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो है कालिदास का अनुसरण अश्वघोष ने किया हो या अश्वघोष का अनुसरण कालिदास ने किया हो, दोनों ही जो है बातें संभव हो सकती है। तो केवल जो है तुलनात्मक आधार पर जो है कालिदास को परवर्ती ठहराना कुछ ठीक नहीं होता। तीसरा जो मत महाकवि कालिदास के काल निर्धारण को लेकर के है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि एक भारत में जो है इस प्रकार की जनश्रुति पाई जाती है कि उज्जैनी के जो राजा थे, महाराजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने जो है शकों को परास्त करके और अपनी उस शक की विजय पर उपलक्ष्य में जो है 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। और इस मत के समर्थन में अनेक तर्क जो है विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं। एक तर्क ये है कि शाकुंतल में पाए जाने वाले जो उत्तराधिकार के नियम हैं और चोरी के लिए जो विहित दंड है, उनके आधार पर वामन शिवराम आप्टे महोदय ने शाकुंतल की जो सामाजिक स्थिति है उसको उन्होंने जो है ईसा से पूर्वकालिक माना है। और उनका कहना है कि उत्तराधिकार से शून्य श्रेष्ठी धर्मित्र की मृत्यु की घोषणा करने वाले 6ठे अंक के श्लोक में उस युग की ओर संकेत किया है जब किसी मृत पुरुष की विधवा उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जाती थी। और इस प्रकार का काल जो है ईसा से पूर्व ही हो सकता था जब मनु, आपस्तंभ और वशिष्ठ द्वारा प्रतिपादित नियम ही जो है समाज में मान्य थे तथा बृहस्पति, याज्ञवल्क्य आदि के ग्रंथ तब तक अस्तित्व में नहीं आ पाए थे। 6ठे अंक में प्रवेशक में उल्लिखित जो चोरी का दंड है अत्यधिक क्रूर मालूम होता है और यह चोरी भी जो है बहुमूल्य आभूषणों की है। मनु और आपस्तंभ के जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों में ऐसे ही कठोर दंड का विधान किया गया है। अर्थदंड का स्वरूप या अर्थदंड का जो अस्तित्व है वो बृहस्पति आदि के स्मृति ग्रंथों में किया गया है और जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईस्वी शताब्दी के पश्चात ही रचे गए होंगे। इन उद्धरणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास जो है निश्चय ही जो है ईसा के पूर्व ही रहे होंगे, क्योंकि जो है बृहस्पति स्मृति का रचना काल है सामान्यतया जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इस संबंध में जो है एक अन्य विद्वान जो है पीटरसन ने विभिन्न तर्कों के पश्चात में जो है यह निष्कर्ष निकाला कि कालिदास यदि ईसा से पूर्व नहीं हुए होते तो भी वे ईसा के आविर्भाव के काल के आसपास ही निश्चित रूप से उत्पन्न हुए होंगे। प्रथम शताब्दी में जो है गुणाढ्य के द्वारा रचित बृहत कथा पर आश्रित जो है सोमदेव के कथा सरित सागर में परमार वंशीय विक्रमादित्य का उल्लेख प्राप्त होता है जो उज्जैनी के राजा थे और जिनसे संबंधित अनेक लोक कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य ऊपरी कथित राजा विक्रमादित्य के समकाल में रहे, अतः उनकी रचना को ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक माना जा सकता है और कथा सहित सागर की रचना का आधार भी जो है एकमात्र बृहत कथा ही होने से उसमें जो वर्णित तथ्य हैं उन तथ्यों को भी ऐतिहासिक और प्रामाणिक मानने में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य जो है परमार वंश के उज्जैनी नरेश महेंद्रादित्य के पुत्र थे और जिन्होंने जो है म्लेच्छों का उन्मूलन, नास्तिक संप्रदायों का उच्छेद तथा वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करके
और उज्जैनी के प्रसिद्ध महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया था और शकों को पराजित करके प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मालव गणस्ती नामक संवत का प्रवर्तन किया और यही संवत जो है आगे चलकर विक्रम संवत के नाम से लोग विस्तृत हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमारवंशी उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य महान कलामर्मज्ञ शासक रहे और उनकी राजसभा में जो है महाकवि कालिदास जैसे महान कवि रहे हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये मत जो है हमको कुछ ठीक प्रतीत होता है। और महाकवि कालिदास ने भी जो है अपने नाटक जो है विक्रमोर्वशीयम में इंद्र शब्द के पर्यायवाची महेंद्र शब्द का जो है अनेकों बार प्रयोग करके अपने आश्रयदाता के पिता के यश को संचित करने का प्रयास किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास ने विक्रमादित्य की स्मृति को जो है ताजा बनाए रखने के लिए, उसको जो है सार्वकालिक बनाए रखने के उद्देश्य से ही विक्रमोर्वशीयम इस प्रकार का नामकरण जो है किया हो अपने नाटक का। तो ये बात भी जो है वो महाकवि कालिदास की जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का काल निर्धारण करने में जो है ये सहायक सिद्ध होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और रघुवंश में जो है सूर्यवंशी राजाओं का यश वर्णन करके संभवतः महाकवि कालिदास ने, हम ये कह सकते हैं कि अपने ही जो है आश्रयदाता के वंश का यशोगान किया है, तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यदि हम संपूर्ण तथ्यों पर विचार करें तो महाकवि कालिदास का जो है काल निर्धारण जो भौतिक प्रमाण है या जो है साहित्य के अंतर्गत जो हमको प्रमाण मिलते हैं या ज्योतिष शास्त्र संबंधी संकेत जो है उनके ग्रंथों में मिलते हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो है महाकवि कालिदास का समय जो है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाना चाहिए। और यदि इसमें और भी अनुसंधान किया जाता है और भी जो है आगे जो है रिसर्च होता है तो इस समय सीमा को और भी पूर्ववर्ती ले जाया जा सकता है और भी पूर्ववर्ती सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसे प्रथम शताब्दी पश्चात सिद्ध किया जाना जो है हमारी दृष्टि से जो है ठीक नहीं होगा। इसलिए महाकवि कालिदास का जो अंतिम समय सीमा जो विद्वानों के द्वारा मानी जाती है वो छठी शताब्दी के परवर्ती महाकवि कालिदास खत्म भी नहीं है, ये बात हम पूर्व में भी कह चुके हैं। और महाकवि कालिदास निश्चय ही जो है ईस्वी शताब्दी प्रथम से पूर्ववर्ती है, ये निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए और उसको स्वीकार भी किया ही जाना चाहिए। और इसको इतिहासकार चाहें, विद्वान लोग चाहें तो अपने अनुसंधान का विषय बनाएं और उसे और भी अधिक जो है प्रामाणिक ढंग से जो है स्पष्ट कर सकते हैं।